नमस्कार। सभी प्रतिभागियों का आज के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का इस सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों को हिंदी दिवस की बधाई। हमारा आज हम आज का हमारा विषय है ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर में जियो डेटा हैंडलिंग। हम इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। मुख्य रूप से यह ये हम दो भागों में करेंगे। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अवगत कराऊंगा, लाइक कि ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर होता क्या है। और ओपन सोर्स जीआईएस और ओपन सोर्स जीआईएस क्या क्या चीज़ है। और सेकेंड हाफ और दूसरे में हम देखेंगे कि कैसे हम एक स्पेसिफिक और एक ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर लेंगे और उसमें हम देखेंगे कैसे जियो डेटा को हम उसमें प्रोसेस करते हैं। ठीक है। इस लेक्चर के मैं शुरुआत करते हैं। ये मेरे पूरे व्याख्यान की रूपरेखा इस तरह से होगी। हम पहले प्रारंभ करेंगे भूस्थानिकी डेटा से। पहले मैं आप लोगों को एक्चुअली ये हो सकता है आप लोगों को पिछले कुछ लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया गया हो, लेकिन फिर भी कि एक कंप्लीटनेस के लिए मैं क्योंकि हो सकता है कुछ प्रतिभागी आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने पिछले सेशन न देख पाए हो, तो इसलिए कि ताकि सभी लोग इसको समझ सकें कि ये क्या होता है। तो मैं इस का प्रारंभ एक पहले मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूंगा कि भूस्थानिकी डेटा होता क्या है। तो उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि भौगोलिक सूचना प्रणाली और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। फिर हम बात करेंगे कि क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। सो हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे और क्या क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको कि हम अपनी डेटा की हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एक्चुअली ये डिमॉन्स्ट्रेशन हम एक स्पेसिफिक ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं हम क्यूजीआईएस या क्वांटम जीआईएस। हम मैं उसको लेके डिमॉन्स्ट्रेशन करूँगा आज के उसमें। उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर और रास्टर एक्चुअली भू जो जियोस्पेशियल डेटा होता है उसे हम दो दो तरह से प्रदर्शित या स्टोर कर सकते हैं। उसे कहते हैं, एक को कहते हैं हम रास्टर डेटा और दूसरे को कहते हैं हम वेक्टर डेटा। हम देखेंगे कि क्यूजीआईएस और क्वांटम जीआईएस में हम किस प्रकार से रास्टर और वेक्टर डेटा को हैंडल कर सकते हैं। हम बहुत एलिमेंट्री प्रोसेसिंग करेंगे क्यूजीआईएस से और हमारे रास्टर और वेक्टर डेटा पर। मेरे व्याख्यान की रूपरेखा इस तरह से रहेगी। हम प्रारंभ करेंगे भूस्थानिकी डेटा, भौगोलिक सूचना प्रणाली और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर हम बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। और कौन कौन से इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक और कौन से ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर हम आज स्पेसिफिकली आज का डेमोन्स्ट्रेशन हम क्यूजीआईएस और क्वांटम जीआईएस सॉफ्टवेयर पर करेंगे। मैं उसका प्रारंभ कैसे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है से लेके कैसे हम रास्टर डेटा उसमें लोड करेंगे, कैसे उसमें बेसिक प्रोसेसिंग करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कैसे हम वेक्टर डेटा उसमें लोड करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और पूरे विस्तार से हम ये सब देखेंगे। अगर हम बात करें भूस्थानिकी या जियोस्पेशियल और भौगोलिक डेटा की। भूस्थानिक या भौगोलिक डेटा वह जानकारी है, अगर हम कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास की वस्तुओं, घटनाओं या किसी अन्य विशेषता का वर्णन करती है। ठीक है। तो भूस्थानिकी और जियोस्पेशियल डेटा वो जानकारी है जो पृथ्वी के आसपास या पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे हो सकता है कि विविध प्रकार की नदियां हैं या अलग अलग तरह के लैंड कवर हैं, जैसे जंगल है, कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड है। तो भूस्थानिकी डेटा वो जानकारी है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास की विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं या किसी अन्य विशेषता का वर्णन करती है। जैसे हम देखेंगे उसको किस तरह करते हैं। भूस्थानिक डेटा आमतौर पर किसी स्थान की जानकारी किसी स्थान की जानकारी जब हम उस स्थान की जानकारी के साथ उसकी लोकेशन भी अटैच कर दें।
लाइक ये जानकारी किस स्थान के, लाइक उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उस स्थान के फिजिकल फीचर्स के साथ अगर हम अटैच कर दें उसकी लोकेशन, लाइक में भी उसके लैटिट्यूड और अक्षांश और देशांतर ऑल्सो, देशांतर भी, तो हम उसे कहते हैं भूस्थानिक डेटा। सो ये भूस्थानिक डेटा, भूस्थानिक डेटा में उस स्थान की जानकारी हो सकती है, जैसे जानकारी उस स्थान की कुछ जानकारी हो सकती है, और उसके साथ भी हम उसके अक्षांश और देशांतर भी उसके साथ अटैच कर देते, जिससे कि हम उसको किसी मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकें, लाइक ग्लोब पर उसको प्रदर्शित कर सकें कि यह स्थान कहाँ पर है। तो भूस्थानिक डेटा वो जानकारी है, उसकी उसकी लोकेशन की जानकारी, लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, प्लस वो उसकी गुणात्मक जानकारी हो सकती है, लाइक जिस जिस वस्तु और घटना की हम विवेचना या जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में उसकी गुणात्मक जानकारी। सपोज मानिए हम उस किसी स्थान के तापमान की गणना कर रहे हैं, तापमान का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके तापमान की विशेषताएं या कोई स्पेसिफिक घटना है तो उस घटना की विशेषताएं, और ये उस समय संबंधी जानकारी भी हो सकती है कि ओवर द टाइम्स वो फीचर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भूस्थानिक डेटा डेटा ये चीज़ें, भूस्थानिक डेटा में दो और तीन चीज़ें समाहित होती हैं। एक तो होता है उस स्थान की अक्षांश और देश, उस स्थान के अक्षांश और देशांतर। दूसरा, जिस फिजिकल फीचर या घटना की हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी सब कुछ गुणात्मक जानकारी, जैसे उसका टेम्परेचर या जो भी चीज़ें हैं। और ये हो सकता है उसकी सामयिक जानकारी भी हो सकती है, लाइक हमारे पास डेटा है पिछले 3 घंटों का तापमान है उस स्थान का, हर घंटे का तापमान, सो ये भी हो सकता है। सो भूस्थानिक डेटा वी कैन से, हम कह सकते हैं कि उसकी उसकी लोकेशन, गुणात्मक जानकारी और कुछ समय संबंधी जानकारी, जिस फिजिकल फिनोमिना या फिजिकल फीचर का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में उसकी उसकी लोकेशन, उसकी कुछ गुणात्मक विशेषताएं उसकी, और तथा कुछ समय संबंधी जानकारियां भी हो सकती हैं उस भूस्थानिक डेटा में। सो भूस्थानिक डेटा तब भूस्थानिक और भौगोलिक डेटा तब सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है जब हम इसे, लाइक हमने भूस्थानिक डेटा है, ये डेटा तभी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है जब कि हम इस डेटा को इस तरह संग्रहित या डिसेमिनेट करें, जिससे कि संग्रहित करें जिससे कि उसका विश्लेषण किया जा सके, जिसे हम उसे अन्य लोगों के साथ साझा कर सकें ताकि वो भी उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकें, और या हम कोई और अन्य डेटा है उन डेटाओं के साथ मिला के एक हम इंटीग्रेटेड तरीके से उस डेटा की एनालिसिस कर सकें। इसलिए भूस्थानिक डेटा तभी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम भूस्थानिक डेटा को इस तरह से बना सकें ताकि हम उसे दूसरों के साथ साझा कर सकें, और उसका विश्लेषण काफ़ी अधिक, कंप्यूटर की मदद से उसका विश्लेषण बहुत आसानी से किया जा सके, या और उस डेटा का किसी अन्य डेटा के साथ मिलाकर हम उसका उपयोग भी कर सकें ताकि हम एक इंटीग्रेटेड पिक्चर और किसी स्थान की प्राप्त कर सकें, जो कि हमारे अन्य नीति निर्धारण में या किसी अन्य चीज़ों में हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, अगर मैं नटशेल में कहूँ तो भूस्थानिक डेटा वह भौगोलिक डेटा है जिसमें उस स्थान की जानकारी, लाइक अगर हम किसी स्थान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उस स्थान की लोकेशन, उसके अक्षांश और देशांतर, उसकी कुछ गुणात्मक विशेषताएं, उस फीचर या फिनोमिना जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसका कुछ सामयिक जानकारी, लाइक कि टाइम के साथ वो कैसे परिवर्तित हो रहा है। और ठीक है, ये डेटा इस फॉर्मेट में जिससे कि हम साझा कर सकें, उस पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग कर सकें और किसी अन्य डेटा के साथ मिलाकर एकीकृत रूप से हम उसका विश्लेषण कर सकें, तो हम उस डेटा को कहेंगे भूस्थानिक या भौगोलिक डेटा। हम उदाहरणों के साथ देखेंगे कि किन डेटास को हम भूस्थानिक डेटा कहते हैं। सपोज में भी ये हो सकता है किसी स्थान का तापमान हो सकता है, या किसी स्थान की सैटेलाइट इमेज हो सकती है, या हो सकता है उस स्थान की ऊंचाई, डिजिटल एलिवेशन, उस स्थान का एलिवेशन हो सकता है, या किसी पृथ्वी के किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में किस तरह का वर्षा किस तरह की वर्षा होती है। ये सब जानकारियाँ भूस्थानिक या भौगोलिक डेटा होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि भूस्थानिक डेटा मॉडल क्या होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियसली कि भूस्थानिक डेटा क्या है, पृथ्वी
की सतह पर या उसके आसपास की आसपास की कोई भी जानकारी को हम भूस्थानिक डेटा कहते हैं। अब इस भूस्थानिक जैसे मैम हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि भूस्थानिक या भौगोलिक डेटा तभी अधिक उपयोगी हो सकता है जब हम उस डेटा को कुछ एफिशिएंटली उसे संग्रहित कर सकें और हम उसे दूसरे लोगों के साथ साझा कर सकें। ठीक है, तो मॉडल क्या है? सो भूस्थानिक मॉडल है उस भौगोलिक डेटा को संग्रहित और प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ डेटा मॉडल्स का उपयोग करते हैं कि ये इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें जिससे कि हम इसको बहुत एफिशिएंटली कंप्यूटर में स्टोर कर सकें। यदि हमने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया उसके बाद हमें इसे रिट्रीव बैक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो डेटा मॉडल एक्चुअली वो चीज़ें वो चीज़ है जो हमको मदद करते हैं कि लाइक वो हमको मदद करती है कैसे हम इस भूस्थानिक डेटा को संग्रहित कर सकें। सो मॉडल वास्तविक दुनिया की वस्तुओं लाइक जो भी हमारी वास्तविक दुनिया में जो भी विविध प्रकार के फिजिकल फीचर या कोई और फिनोमिना है उसको गणितीय संरचनाओं में बदल सकें ताकि हम उसे कंप्यूटर की मेमोरी में ताकि हम उसे स्टोर कर सकें। सो बेसिकली भूस्थानिक डेटा मॉडल वो मैथमेटिकल और गणितीय मॉडल हैं जो कि हमें मदद करते हैं कि हम कैसे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जो कि पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास मौजूद हैं उनको हम किस तरह से परिवर्तित करें ताकि हम उन्हें कंप्यूटर में स्टोर कर सकें और बाद में उन्हें हम किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम उन पे किसी तरह की एनालिसिस या विश्लेषण कर सकें और हम उसे कुछ जानकारी निकाल सकें। सो मुख्यतः भूस्थानिक डेटा को प्रदर्शित करने के लिए दो डेटा मॉडल यूज होते हैं। हम विस्तार में उन पर चर्चा करेंगे। एक को कहते हैं हम रास्टर डेटा मॉडल और दूसरा है वेक्टर डेटा मॉडल। सो ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेटा मॉडल हैं जिसमें कि हम भूस्थानिक डेटा को प्रदर्शित करते हैं या स्टोर करते हैं। सो पहला मॉडल कहते हैं हम वेक्टर डेटा मॉडल। सो वेक्टर डेटा मॉडल वह तरीका है जिसमें हम पृथ्वी की सतह पर मौजूद भौगोलिक विशेषताओं को बिंदु पॉइंट रेखा लाइन बिंदु पॉइंट में भी लाइन रेखा और किसी बहुभुज के रूप में दर्शाते हैं कि जब हम पृथ्वी की सतह पर स्थित विविध प्रकार के फिजिकल फीचर्स को यदि हम पॉइंट लाइन या पॉलीगन के रूप में दर्शाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमने ये भूस्थानिक डेटा हमने वेक्टर डेटा मॉडल में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो बिंदुएं हम किन चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं? बिंदु या पॉइंट हम जैसे कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है, या हो सकता है अगर हम स्मॉल स्केल पे बात करते हैं तो हम किसी पूरे शहर को भी एक बिंदु की तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। और रेखा से हम लीनियर फीचर्स को प्रदर्शित करते हैं जैसे कोई सड़क है या कोई नदी है, तो इस तरह के फिजिकल फीचर्स को हम रेखा या लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है पॉलीगन और मल्टी पॉलीगन और बहुभुज जिसे हम कहते हैं या क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे आपने किसी शहर की सीमाओं को प्रदर्शित करना है या किसी जिले की सीमाओं को प्रदर्शित करना है या देश की सीमाओं को प्रदर्शित करना है, किसी झील को प्रदर्शित करना है, तो इस तरह के फिजिकल फीचर्स को प्रदर्शित करने के लिए हम पॉलीगन या बहुभुज का उपयोग करते हैं। या तो जब हम पृथ्वी की सतह पर जो भी फिजिकल फीचर्स यदि हम उनको लाइन पॉइंट या पॉलीगन की तरह प्रदर्शित करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमने वो भूस्थानिक डेटा को करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने ये डेटा वेक्टर फॉर्मेट में हम इस डेटा को वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर फिजिकल फीचर के साथ हम उसके निर्देशांक अक्षांश और देशांतर तथा उससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ, मानिए सपोज करिए हम किसी अस्पताल को हम प्रदर्शित कर रहे हैं वेक्टर डेटा मॉडल के हिसाब से, तो हम उस अस्पताल की लोकेशन की उसके अक्षांश और देशांतर तथा में भी उसके बारे में कुछ अन्य जानकारी जैसे कि उस अस्पताल का नाम, उसमें किस तरह की विशेषताएं हैं, लाइक कि किस तरह का वो अस्पताल है, कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं, उसका
क्या और कुछ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। सो वेक्टर डेटा मॉडल में हम किसी भी फिजिकल फीचर की लोकेशन और लाइक उसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं और उसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, अस्पताल का नाम क्या है, उसमें किस किस तरह के डॉक्टर बैठते हैं, क्या क्या उसमें किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब हम अर्थ पृथ्वी पे की सतह पर स्थित और जियोग्राफिक डेटा को जब हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेक्टर डेटा मॉडल। तो दूसरा, इसी इसी तरह अब पृथ्वी की सतह पर स्थित पृथ्वी की सतह को हम दूसरे एक अन्य डेटा मॉडल जिसमें हम भूस्थानिक डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम रास्टर डेटा मॉडल। सो रास्टर डेटा मॉडल वह तरीका है जिससे हम पृथ्वी की सतह पर मौजूद भौगोलिक विशेषताओं को कई पिक्सल्स के ग्रिड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने देखी होगी कोई भी इमेज देखी होगी आपने, तो इसे हम कहते हैं रास्टर डेटा मॉडल। तो ये फिजिकल और वेक्टर डेटा मॉडल में हम उनको पृथ्वी की सतह पर स्थित विशेषताओं को हम लाइन, पॉइंट या पॉलीगन के रूप में प्रदर्शित कर रहे थे, बट इन केस ऑफ रास्टर डेटा मॉडल हम उनको एक ग्रिड ऑफ पिक्सल्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक सैटेलाइट इमेज है जिसको कि अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये हम इसको एक ग्रिड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली कंप्यूटर की मेमोरी में ये एक ग्रिड ऑफ पिक्सल्स के रूप में स्टोर होती है। सो हर पिक्सल में एक संख्या होती है जो कि किसी भी जानकारी को प्रदर्शित कर सकता है। ये हर हमने पूरे पृथ्वी की सतह को एक छोटे छोटे ग्रिड्स में, छोटे छोटे सेल्स में बांट दिया। इन पूरे सेल्स को हम कहते हैं ग्रिड, और हर एक सेल कुछ संख्या प्रदर्शित करता है, जो संख्या कुछ भी हो सकती है। ये संख्या हो सकता है कि ये अगर यदि हम पूरे क्षेत्र के तापमान का अध्ययन कर रहे हैं तो ये प्रत्येक सेल उस क्षेत्र का और उस एरिया का, जिस एरिया को ये पिक्सल कवर कर रहा है, उस एरिया का तापमान प्रदर्शित कर सकता है। या हो सकता है कि ये उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस पिक्सल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्टेंस हो सकता है, या ये हो सकता है वहाँ पे कितनी वर्षा हुई, इसकी जानकारी हो सकती है। तो ये किसी तरह की भी जानकारी हो सकती है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी तरह की जानकारी उस क्षेत्र के बारे में। सो हर पिक्सल में हम एक वैल्यू होती है। सो रास्टर डेटा के उदाहरण जैसे समझ सकते हैं कि और सभी सैटेलाइट से प्राप्त होने वाली सारी चित्र जो भी कह सकते हैं उन्हें हम कहते हैं उन्हें कहते हैं कि हमने पृथ्वी की सतह को रास्टर डेटा के रूप में रिप्रेजेंट किया है। और कोई भी डिजिटल इमेजेस जो आप अपने कैमरे से ले रहे हैं या से ले रहे हैं, उनको भी हम रास्टर डेटा कहते हैं, या स्कैन किए गए मानचित्र आदि सब चीज़ें कहते हैं कि ये रास्टर डेटा मॉडल्स हैं। यदि हम एक उदाहरण की तरह देखें तो सपोज करिए ये किसी पृथ्वी पे किसी क्षेत्र का एक इमेज है। यदि हम इस पूरी इमेज को अगर देखें, बेसिकली ये इमेज क्या है, एक रास्टर की तरह एक इमेज है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ फीचर्स हैं। सपोज करिए हम अगर इसको इस चीज़ में से कुछ फिजिकल फीचर्स को हम अगर सपोज करिए वेक्टर डेटा की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम ये नदी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है एक नदी हो, इस नदी को हम एक लाइन फीचर की, सो अब यदि हम इसको किसी मानचित्र में प्रदर्शित करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम इस पूरी इमेज को हम चाह सकते हैं, हम एक रास्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हम इसको छोटे छोटे सेल्स में बांट देंगे और उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरी चीज़ हो सकती है, हम इसको सपोज करिए हम इसको वेक्टर डेटा मॉडल की तरह प्रदर्शित करना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि हम इस नदी को, ये जो नदियाँ और ये रोड है, इनको हम एक रेखा और लाइन की तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो इसमें अलग अलग पेड़ यहाँ पे हैं, इन हर एक पेड़ को हम एक पॉइंट की तरफ प्रदर्शित कर सकते हैं। और सपोज करिए ये हमारा कोई छोटा सा सेटलमेंट है, यहाँ पे कई सारे घर हैं, तो हम इसको एक बहुभुज की तरह प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारे मैप में इस जगह पर हमारे कुछ आवासीय क्षेत्र हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जियो डेटा को हम वेक्टर या रास्टर किसी भी एक में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब हमारा डेटा डिस्क्रीट टाइप है, यानी कि हमारे डेटा के बीच में डिस्क्रीट बाउंड्रीज हैं, तो जिसमें यदि हम डेटा का परिसीमन बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को जनरली हम वेक्टर डेटा की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम अगर किसी शहर के
की बाउंड्री को दिखाना है तो जनरली हम उसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और सपोज करें किसी झील की बाउंड्री को दिखाना है तो हम उसको वेक्टर डेटा की तरह प्रदर्शित करेंगे। यदि हमारा डेटा कंटिन्यूस टाइप का है, लाइक जहाँ पे हमारे डेटा के बीच में डिस्क्रीट और क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, तो हम उस तरह के डेटा को जनरली रास्टर डेटा की तरह प्रदर्शित करते हैं। उसको प्रदर्शित करने के लिए हम रास्टर डेटा मॉडल का उपयोग करते हैं। सो एक नेक्स्ट इसमें है भौगोलिक सूचना प्रणाली। सो जीआईएस, अब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि रास्टर और वेक्टर डेटा क्या होता है। जैसे हमने कहा कि डेटा मॉडल्स, और डेटा मॉडल वो मैथमेटिकल या मैथमेटिकल तरीका है जिससे कि हम पृथ्वी की सतह पर स्थित या किसी भी भौगोलिक डेटा को हम, वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे भौगोलिक डेटा को हम किस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकें ताकि हम बाद में इसे रिट्रीव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकें और किसी अन्य डेटा के साथ मिला के उसकी एनालिसिस कर सकें। सो जीआईएस सॉफ्टवेयर, सो इसी क्रम में अगली चीज़ आती है भौगोलिक सूचना प्रणाली। सो जीआईएस इज एक सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर पर आधारित एक प्रणाली है जो भौगोलिक डेटा को संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो हमने कुछ कोई डेटा मॉडल सेलेक्ट किया कि हमने सपोज करिए हमें किसी क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो हमने सबसे पहले चूज़ किया कि ओके हम हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से हमने चूज़ किया कि हमारा ये डेटा इस तरह का डेटा है, तो हम इसको रास्टर या वेक्टर डेटा में प्रदर्शित करेंगे। सो एक बार हमने ये चूज़ कर लिया कि ओके हम इस डेटा को रास्टर या वेक्टर डेटा में प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जीआईएस। सो जीआईएस वो प्रणाली है जो हमें इस भौगोलिक डेटा को संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित करने में हमारी मदद करता है। सो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जीआईएस वो सॉफ्टवेयर, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जीआईएस वो सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो कि हमें मदद करता है किसी भी तरह के भूस्थानिक डेटा का संग्रहण करने में। लाइक हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया कि हमने डेटा कलेक्ट किया, तो हम अब उसको कैसे संग्रहित करें, तो जीआईएस हमें मदद करता है कि हम उस डेटा को कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मेट्स में उसे हम स्टोर करें। तो उसके बाद हमें ये मदद करता है कि हम इस डेटा का कैसे प्रबंधन करें, सो ताकि हम इसको इजीली और एफिशिएंटली उसको रिट्रीव बैक कर सकें जब भी हमें इसकी आवश्यकता हो, और हम इसको किसी और तो ये मदद करता है हमें उस डेटा के विश्लेषण में। एक हमारे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन अब हम उसमें से हमें उसमें से कुछ काम की जानकारी निकालनी है, और सपोज करिए हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं उस डेटा में से, तो उसमें भी हमारा जीआईएस सॉफ्टवेयर उसमें भी हमारी मदद करता है। और उसके क्रियान्वयन में, और उस डेटा के जो भौगोलिक डेटा हमने कलेक्ट किया उसके मानचित्रीकरण और प्रस्तुतिकरण के लिए भी जीआईएस का उपयोग किया जा सकता है। और सपोज करिए हम उस डेटा की मॉडलिंग करना चाहते हैं ताकि हम उसे किसी कोई फ्यूचर में कुछ प्रेडिक्ट करना चाहें, सपोज करिए हम रेनफॉल का प्रेडिक्शन करना चाहें या किसी और चीज़ का प्रेडिक्शन करें, कोई चीज़ कैसे चेंज हो रही है, तो हम जीआईएस हमें मदद मॉडलिंग करने, विविध प्रकार की मॉडलिंग करने में भी हमारी मदद करता है। और ये हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। लाइक हम क्योंकि हम ये हमारे डेटा प्रबंधन, विश्लेषण, हर चीज़ में हमारी मदद करता है। तो ये एक बार हमारे पास ये हो गया तो हमारे इस हमने ये हमारे किसी चीज़ के हमें डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकता है। ओके, हम अगर हमने मॉडलिंग की, हमें पता चला कि ओके मॉडलिंग करने के बाद ये पर्टिकुलर एरियाज हमारे क्षेत्र में इसमें भूकंप आने का खतरा है या इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड का खतरा है, सपोज करें हमें इस तरह की कुछ जानकारी मिली, तो हमें ये मदद कर सकता है निर्णय लेने में कि, और मदद कर सकता है किस किस क्षेत्र में अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, कौन कम आबादी का क्षेत्र है, तो हम उस हिसाब से ये हमें पॉलिसीज़ बनाने में मदद कर सकता है। नई योजनाओं के निर्माण तथा डिज़ाइन में भी हम जीआईएस का उपयोग कर सकते हैं। लाइक अब आपको कोई नई रेल लाइन बिछानी है, नया कुछ सेटअप करना है, तो हम उस क्षेत्र का अध्ययन जीआईएस के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम अपनी योजनाओं का निर्माण कर सकते हो कि ये क्षेत्र यहाँ पे इस तरह की आपदाएं आ सकती हैं, तो हमें ये बनाना उचित नहीं होगा। और इस तरह की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के निर्माण तथा डिज़ाइन में भी जीआईएस मदद कर सकते हैं। सो बेसिकली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीआईएस हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कि हमें जियोस्पेशल और भौगोलिक डेटा का संग्रहण, प्रबंधन, विश्लेषण करने में हमारी मदद करता है। यह जीआईएस। तो अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है वो ओपन सोर्स की जीआईएस सॉफ्टवेयर में, ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर में कैसे हम जीआईएस डेटा को और जियोस्पेशल डेटा को हैंडल करेंगे इसके बारे में। तो इससे ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर के बारे में
डिस्कस करने से पहले सपोज हम जानना चाहते, फर्स्ट पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होते क्या हैं। सो जब हम किसी किसी भी सॉफ्टवेयर को लिखते हैं तो उसमें जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी इंस्ट्रक्शन उस सॉफ्टवेयर के लिखे गए हैं उसको हम कहते हैं उसका सोर्स कोड। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है। राइट, जैसे जनरली बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां क्या करती हैं कि उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके सोर्स कोड को सभी को नहीं देती हैं, वो आपको एक एग्जीक्यूटेबल या एक एप्लीकेशन बना के आपको दे देती हैं। तो उसको आप सिर्फ आपको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको सीधे आप यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सपोज़ करिए उसमें आपकी कुछ नई रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं अपने आप। सो इसके जस्ट अपोजिट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिनका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है। सो इस सोर्स कोड को लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस सोर्स कोड को दे सकते हैं, और आपने देखा कि ओके इस सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां हैं या आप इसमें कुछ नया फीचर ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है, तो आप उस सोर्स कोड को परिवर्तित भी कर सकते हैं। आप उसको परिवर्तित करके आप उसे पुनः दूसरों को वितरित कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप देखते हैं कि उसके कुछ फीचर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसको और एफिशिएंट बना सकते हैं। राइट, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर लाइक उनका सोर्स कोड आपको अवेलेबल है, और आप उससे उसको अपने अपने तरीके से आप उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये क्यों इतने पॉपुलर हैं? सबसे पहला तो है इसका हमने कहा कि इसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप पर उपलब्ध होता है, तो गिटहब और या किसी अन्य सोर्स से आप उसके सोर्स कोड को देख सकते हैं और उससे भी आप कई चीज़ें सीख सकते हैं। और जनरली ये निःशुल्क उपलब्ध होता है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसके लिए आप उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ता। तो जनरली ये आपको निःशुल्क, या हो भी हो तो अगर कोई चार्ज भी अगर आपको कर रहा हो तो वो बहुत कम लागत पे आपको चार्ज कर सकते हैं। और ये क्या है, बहुत कई सारी सामुदायिक सहयोग पे काम करता है। सो बहुत सारी कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड हैं जो कि इस पे कंटिन्यूसली इसको अपग्रेड करती हैं, इसमें नए नए फीचर्स ऐड करते रहती हैं। सो अनुकूलन के योग्य अगर आप देखते हैं कि इसमें से कुछ फीचर है जो कि आपके इसमें नहीं उपलब्ध है तो आप भी उसमें वो फीचर ऐड कर सकते हैं और उसको आप दोबारा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि पूरा पूरा समुदाय उससे लाभान्वित हो। और इसमें पारदर्शिता भी होती है क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो सब पूरी तरह से ये पारदर्शी होते हैं। सो इसकी वजह से हम देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर काफ़ी पॉपुलर हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें जीआईएस डोमेन की ही, तो जीआईएस डोमेन में भी कई सारे आपके पास ऑप्शंस आपके पास हैं। सो मैं उनमें से कुछ, ये पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है लेकिन ये मैं आपको कुछ नाम दे रहा हूँ जो कि बहुत अत्यधिक लोकप्रिय हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हो सकता है कि मैंने कुछ नाम यहाँ पे मिस कर दिए हों। उसके अलावा भी बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स कम्युनिटी में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। सो सबसे पहला जो इसका कि हम आज डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे इस QGIS और क्वांटम GIS। सो इसके बारे में विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अलग सॉफ्टवेयर लाइक यू कैन यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं ग्रास GIS, सागा GIS। सो ग्रास GIS है, सागा GIS, ये सॉफ्टवेयर हैं आपको GIS, ये GIS सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है जियो सर्वर जो कि अगर सपोज करिए आप इंटरनेट पे कोई चीज़ जीआईएस सर्विस की तरह आप पब्लिश करना चाहते हैं तो ये इसमें आपको मदद करता है। जियो सर्वर, मैप विंडो, GVGIS, पोस्ट GIS एक ओपन सोर्स डेटाबेस जियो स्पेशल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इसके अलावा वाइट टूल बॉक्स, लीफलेट। सो अलग अलग कैटेगरीज के ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर हैं जिनको कि आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं या वेब पे कुछ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। WFS के लिए यूज़ कर सकते हैं। WMS के लिए तो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सागा जी है, जियो सर्वर, मैप सर्वर। तो इनमें से कोई भी आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे आज के इस सेशन का विषय है QGIS। सो हम QGIS सॉफ्टवेयर पर विशेष रूप से परिचर्चा करेंगे। उसका मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि आप उसमें कैसे रास्टर और वेक्टर डेटा का विश्लेषण, बहुत बेसिक विश्लेषण मैं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, तो इसलिए मैं उसमें दोनों को टच करूंगा मैं कि रास्टर और वेक्टर डेटा दोनों का। सो अब हम बात करेंगे क्वांटम GIS और QGIS के बारे में। सो
QGIS एक प्रमुख ओपन सोर्स डेस्कटॉप GIS सॉफ्टवेयर है। राइट, सो जैसे हमने डिस्कस किया कि GIS सॉफ्टवेयर, तो क्वांटम GIS एक सबसे ज़्यादा अधिक पॉपुलर भी कह सकता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी। इसमें कई सारे फीचर्स हैं। सो क्वांटम GIS सॉफ्टवेयर आपको भूस्थानिक और भौगोलिक डेटा को बनाने में, संपादित करने में और इसे मानचित्र और इसे दृश्य के रूप में देखने में, विश्लेषण करने में और प्रकाशित करने में मदद कर सकता है। आपने कोई मानचित्र बनाया, आपके पास कोई भौगोलिक जानकारी है, आप उसको संपादित करना चाहते हैं, उसको विजुलाइज करना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का विश्लेषण करना चाहते हैं, और आपने कुछ विश्लेषण कर दिया, तो आपने कुछ जानकारी निकाली सपोज करिए उसमें से, तो उस जानकारी को आप प्रकाशित करना चाहते हैं जिससे कि अन्य लोग भी उससे लाभान्वित हों। तो ये सारी चीज़ें आप क्वांटम GIS और QGIS को लेके कर सकते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि आप अलग अलग लोग अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। कुछ लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, कुछ लोग लिनक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग मैक पे काम करते हैं, और इवन कुछ लोग डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करते हैं। तो ये क्वांटम GIS सॉफ्टवेयर सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल। आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो, लिनक्स पे काम कर रहे हो, एंड्रॉयड पे काम कर रहे हो, या किसी भी मैक OS पे काम कर रहे हो, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, ये सॉफ्टवेयर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो यानी कि आप इसका उपयोग कहीं पर भी कर सकते हैं। इसमें एक OGIS वेब सर्वर एप्लीकेशन, वेब ब्राउज़र क्लाइंट और अन्य वेब डेवलपर लाइब्रेरीज भी प्रदान करते हैं। QGIS परियोजना एक बहुत सक्रिय विकास में है, क्योंकि इसमें प्रतिदिन नए और नए फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। लाइक कुछ हो सकता है कुछ फीचर कम हो, कुछ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर में हो सकता है कुछ फीचर अवेलेबल हो, वो फीचर्स भी प्रतिदिन QGIS में ऐड हो रहे हैं। सो एक बहुत ही सक्रिय और उत्साही और समर्पित डेवलपर समुदाय इसके लिए समर्पित है, जो कि इसमें नए और नए फीचर्स प्रतिदिन ऐड कर रहे हैं। तो इसके अलावा सपोज आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो पाइथन और जावा बेस्ड APIs भी अवेलेबल हैं, और इवन कई सारे हज़ारों प्लगइन अवेलेबल हैं QGIS में, आप जो आपकी एनालिसिस को बहुत आसान करते हैं। और इवन आप खुद से कुछ, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप खुद से कुछ पाइथन बेस्ड प्लगइन बना सकते हैं, जो कि आप इसको QGIS के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा प्लगइन बनाया कि जो कि और लोगों के लिए भी लाभकारी हो सकता है, तो आप उसको भी बना के आप उसको भी QGIS में अपलोड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये ओपन सोर्स GIS है, तो इवन आप भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि और कम्युनिटी भी उससे लाभान्वित हो। तो ये QGIS की मुख्य विशेषताएं। QGIS में लगातार नई क्षमताएं और फीचर्स जुड़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही उत्साही और एक्टिव कम्युनिटी जो है इसके डेवलपमेंट में कंटिन्यूसली काम कर रही है। तो वो नए और नई सुविधाएं इसमें प्रतिदिन ऐड कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि QGIS से हमेशा नए वर्जन आते रहते हैं। तो वो कुछ एग्जिस्टिंग फीचर्स को इम्प्रूव करते हैं, नए फीचर्स ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आप डेटा को बहुत आसानी से दृश्यात्मक, प्रबंधित, संपादित, विश्लेषण और डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे हमने कहा कि GIS सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आप इसमें भौगोलिक डेटा को प्रबंधित, संपादित, विश्लेषित कर सकें। तो QGIS में ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो जियोस्पेशियल डेटा है वो कई सारे फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। लाइक इवन रास्टर डेटा भी 70 और 80 फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। सिमिलरली वेक्टर डेटा भी कई सारे फॉर्मेट में अवेलेबल है। मे बी क्योंकि समय के साथ ये अलग अलग फॉर्मेट, लाइक जब इन्होंने शुरुआत की होगी तो कुछ फॉर्मेट में GIS डेटा स्टार्ट किया तो उस फॉर्मेट में कुछ कमियां थी। उस फॉर्मेट को की कमियों को दूर करने के लिए एक नया फॉर्मेट विकसित हुआ। तो इस तरह से अभी देखेंगे तो आप दुनिया में रास्टर और वेक्टर डेटा कई सारे फॉर्मेट अवेलेबल है। सो QGIS ऑलमोस्ट आप सारे फॉर्मेट्स का डेटा QGIS में संपादित कर सकते हैं। सो लाइक बहुत आसानी से आप सभी डेटा फॉर्मेट्स, रास्टर या वेक्टर, सभी डेटा फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, कह सकते हैं। सो इसमें पर्सनलाइज इंटरफेस और इसकी इंटरफेस को आप पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं आप। और विस्तारशीलता के लिए C++ और पाइथन के सपोर्ट के लिए स्क्रिप्ट और एप्लीकेशन आप भी बना सकते हैं, और कई सारे लोग भी बना रहे हैं। इसमें APIs भी अवेलेबल है, आप नए प्लगइन्स भी बना सकते हैं। सो तो इसके साथ मैं अपने
इसके अंत में आता हूँ। अब हम देखेंगे कि हम QGIS को कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसमें कैसे रास्टर और वेक्टर डेटा को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले अगर QGIS को डाउनलोड करना है तो क्योंकि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, सो आप QGIS के पोर्टल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो डाउनलोड्स में जाके आप अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से, कि आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ का, और अगर आप, तो यहाँ से आपने प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक जो भी वर्जन है, आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन अगर आप चाहें तो लेटेस्ट वर्जन ले सकते हैं, अदरवाइज कोई लेटेस्ट स्टेबल वर्जन भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से ले सकते हैं। अगर लाइनक्स के तो लाइनक्स का, अगर विंडोज़ के हैं तो विंडोज़ का, मैक के हैं तो मैक का, और मोबाइल और टैबलेट के हैं तो मोबाइल और टैबलेट का आप पर्टिकुलर वर्जन लेके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अगर आप यहाँ पे दो तरह के अवेलेबल हैं, एक तो ऑफलाइन इंस्टॉलर है, एक ऑनलाइन इंस्टॉलर है। सो ऑनलाइन इंस्टॉलर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसका तो ऑनलाइन डाउनलोडर अगर आप लेंगे तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत, कंटिन्यूसली इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। पर लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा सा होगा। जैसा आप छोटा सा इंस्टॉलर लेके उसको चलाएंगे तो ये अपने आप पूरे कोड को डाउनलोड करेगा। अदरवाइज आप ऑफलाइन इंस्टॉलर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप जस्ट डाउनलोड, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। आई थिंक 1 या 1 या 1.5 GB के आसपास का है। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो अगर ये आप डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर पे से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये समय की कमी की वजह से मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो अगर आप ये करें तो आपकी QGIS आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल हो गया आपके पास तो आपको उसको स्टार्ट करने के लिए हो सकता है कि आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं आप, जैसे अदरवाइज मैं यहाँ पे सर्च स्टार्ट प्रॉम्प्ट में QGIS टाइप करूँगा तो QGIS डेस्कटॉप। सो डिपेंडिंग ऑन आपके वहाँ पे कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है तो ये नाम दिखाएगा 3.26 वर्जन मेरे कंप्यूटर पे उपलब्ध है। आपके कंप्यूटर पे हो सकता है कोई और वर्जन उपलब्ध हो। तो हम पहले इसमें देखेंगे कि वेक्टर डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, उसमें किस तरह की बेसिक बेसिक प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हम किस तरह से कई सारी लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप इसके इंटरफेस को देखेंगे तो ये ऊपर एक टूल बार है, और यहाँ पे दाईं तरफ, बिल्कुल आप दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग टूल बॉक्स हैं। लाइक अगर आप रास्टर डेटा प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग टूल बॉक्स है, नेटवर्क एनालिसिस और वेक्टर डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के टूल अवेलेबल हैं, जिससे कि आप वेक्टर या रास्टर डेटा पे अलग अलग तरह की एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाईं तरह ये दिखा रहा है कि आपको कौन कौन से फाइल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के टूल बॉक्स अवेलेबल हैं। ये इसका मेन मैप एरिया। यहाँ पे आप कोई भी इमेज या मैप देख सकते हैं। सो अगर आपको सपोज करिए कोई नई लेयर ऐड करनी है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ये प्लस बटन। सो यहाँ पे ओपन डेटा सोर्स, यहाँ पे आप क्लिक करिए प्लस ओपन डेटा सोर्स मैनेजर। यहाँ से आप पहले चूज़ करिए कि आपको, मैंने जैसे मैंने कहा कि QGIS कई तरह के फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे बस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको कि कौन सा फॉर्मेट, आपका डेटा, आपका जियो स्पेशल डेटा किस फॉर्मेट में अवेलेबल है। सपोज करिए मेरा डेटा है सपोज करिए वेक्टर डेटा फॉर्मेट में अवेलेबल, मेरे पास कुछ शेप फाइल्स हैं। सो मैं यहाँ पे वेक्टर सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से मैं उससे यहाँ पे आप कोई डायरेक्टरी भी ओपन कर सकते हैं, किसी डेटाबेस से भी ओपन कर सकते हैं, और आप चाहें तो वेब इंटरनेट में भी फ्रॉम इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास डेटा अवेलेबल है मेरे लोकल कंप्यूटर में, तो मैं फाइल मोड यूज़ करूँगा। सो ओपन, मेरा डेटा यहाँ पे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डेस्कटॉप, सो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। सो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले अवेलेबल है भारत के राज्यों की सीमाएं। सो मेरे पास अलग अलग तरह की स्टेट बाउंड्रीज .shp। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो यहाँ पे ऐड करूँगा, फिर मैं ऐड करूँगा।
वो क्योंकि मैंने गलत फाइल सेलेक्ट कर दी है, तो मैं एक बार दोबारा, एक्चुअली मुझे SHP फाइल सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से मैं शेप फाइल सेलेक्ट करूँगा और मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक वेक्टर डेटा है, तो इसमें ये दिखाता है हमें भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप विभिन्न राज्यों की सीमाएं। सो इस वेक्टर डेटा में जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें दो तरह की जानकारियाँ होती हैं। एक पहली जानकारी तो है हम उसकी लोकेशन, हर राज्य की बाउंड्री, यानी कि उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हम यहाँ पे सारे राज्य की सीमाओं को हम पॉलीगन्स के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उन सारे पॉलीगन्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। उसके अलावा मैंने कहा कि हम उसमें एक एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें हर राज्य का नाम हो, उस राज्य की राजधानी कहाँ है, या उस राज्य के बारे में कुछ और जानकारी भी उपलब्ध हो सकती है इस वेक्टर डेटा में। यदि हम इस वेक्टर डेटा की सपोज करिए हम एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन देखना चाहें, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे ओपन एट्रीब्यूट टेबल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके एट्रीब्यूट टेबल में देखेंगे यहाँ पे हमें ये अन्य जानकारियाँ उपलब्ध हैं, हर राज्य का नाम, राइट, लेकिन देख सकते हैं अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, और उस राज्य का कुछ लीजेंड इन्होंने स्टोर किया है। और जो हम हर राज्य की बाउंड्री को हम एक पॉलीगन के रूप में दिखा रहे हैं, तो उस पॉलीगन की लेंथ क्या है और उस पॉलीगन का एरिया क्या है, तो ये दिखा रहा है। अगर यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप आंध्र प्रदेश में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे कि इस राज्य की बाउंड्री को, अगर एट्रीब्यूट टेबल में इसको क्लिक करता हूँ तो मैं ये इसको हाईलाइट करता है। इसी तरह मैं सपोज करिए दिल्ली में क्लिक करूँ तो ये देखेंगे कि आप दिल्ली को ये हाईलाइट करता है। अब सपोज करिए आप इस वेक्टर डेटा के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। तो यदि हम यहाँ पे क्लिक करें प्रॉपर्टीज़, तो यदि हम इस वेक्टर डेटा के बारे में कुछ जानकारी देखना चाहते हैं कि ये क्या है इसके बारे में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इस लेयर का नाम स्टेट बाउंड्रीज लेयर है, और ये फाइल है state boundaries.shp। तो ये है, और ये इसका टोटल साइज़ 21.95 MB है, इस दिन क्रिएट की गई थी। और हमारे डेटा का फॉर्मेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोवाइडर, ये हमारा वेक्टर डेटा एक ESRI शेप फाइल फॉर्मेट में स्टोर है, और हमारी सारे जो ज्योमेट्रीज हैं वो पॉलीगन में स्टोर है हमारे पास। अभी ये सारे राज्य की सीमाएं हमने पॉलीगन के रूप में स्टोर करी हैं। और अगर हम इसका एक्सटेंट देखना चाहें तो ये इसके कोनों के चार एक्सटेंट्स हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 40 तरह के डिफरेंट फीचर्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि इसमें 40 बाउंड्रीज अवेलेबल हैं इसमें। और इसका अगर हम कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम देखें तो ये LCC कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, ये LCC WGS 84 कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके जो अक्षांश और देशांतर के में प्रोजेक्टेड है ये फाइल। सो लैम्बर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन इसमें यूज़ किया गया है। सो और इसमें ये सारी ये इसका एक्सटेंट है, और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। स्टेट का नाम है, स्टेट का लेजेंड, लेंथ, एरिया और अन्य जानकारी है। ठीक है, सो ये इसके बारे में अन्य जानकारी है। और ये सोर्स अगर आप देखना चाहें तो ये है। और नाउ मानिए सपोज करिए कि आप हर राज्य के साथ इस मैप में सपोज करिए आप प्रदर्शित करना चाहते हैं उसका नाम भी, सपोज करिए, क्योंकि हमारे पास हर राज्य का नाम अवेलेबल है इसमें एट्रीब्यूट में। नाउ सपोज करिए कि आप इस मैप का इस कलर को चेंज करना चाहते हैं, या हर राज्य के साथ आप उसका नाम भी प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए प्रॉपर्टीज़। सो पहले हम इसका कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे, सिम्बोलॉजी। तो कलर को हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए कि हम वाइट कलर करते हैं, अप्लाई, ओके। तो देखेंगे कि हम इसका कलर चेंज कर दिया। नाउ सपोज करिए कि हम हर राज्य के साथ उसका नाम प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़, तो आप यहाँ पे करेंगे लेबल। सो यहाँ पे लेबल सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं कि सिंगल लेबल। तो आप उसमें उसको किस एट्रीब्यूट को लेबल करना चाहते हैं, तो हम करेंगे कि स्टेट
स्टेट का नाम दिखाया जाए। तो अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ, यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सो रेड कलर की बजाय सपोज़ करिए मैं उसे चाहता हूँ कि ग्रीन कलर में दिखाए। ओके, तो यहाँ से आप अन्य पैरामीटर्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि मैप में उस पॉलीगन की बाउंड्री के साथ क्या लेबल प्रदर्शित किया जाए। सपोज़ करिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं उस राज्य की उस पॉलीगन में उस राज्य का नाम प्रदर्शित किया जाए। तो यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा और अप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हर राज्य के साथ उसका नाम यहाँ पे उनके एक्चुअली नामों में कुछ जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। सो इस तरह से आप बेसिक मैप बना सकते हैं। अगर आपके पास ये मानचित्र बन गया तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। या सपोज करें मेरे पास एक और लेयर है, उसमें हर राज्य की राजधानी भी है। हर राज्य की राजधानी है और उस राज्य की राजधानी को हमने एक पॉइंट से प्रदर्शित किया है। सपोज करिए मैं इसमें एक दूसरी लेयर भी लोड करना चाहता हूँ जिसमें कि उस राज्य की राजधानी प्रदर्शित है। तो उसके लिए मैं इसमें एक दूसरी लेयर भी ऐड कर सकता हूँ। दोबारा मैं जाऊँगा प्लस पे, फाइल, और मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और स्टेट हेडक्वार्टर्स डॉट SHP। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ना अब हमने हर राज्य की राजधानी को एक दूसरी लेयर जिसमें हम हर राज्य की राजधानी को एक पॉइंट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने उस राज्य की राजधानी भी इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि मैं अगर इस राज्य का नाम हटाऊं तो यहाँ पे देखते हैं मैं अगर किसी भी लेयर को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ राज्य की राजधानी चाहिए तो मैं इस लेयर को यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इसको मुझे नहीं चाहिए तो ये कर सकता हूँ। और अगर सपोज़ करिए मैं इसकी लेबल्स को फिर हटा देता हूँ, मैं देखता हूँ इसके बारे में स्टेट हेडक्वार्टर्स में क्या एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट टेबल। सो इसमें भी उस राज्य का नाम और उस कैपिटल का नाम है। नाम सपोज करिए कि मैं हर राज्य के साथ उसकी राजधानी का जस्ट नाम दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर को मैं प्रॉपर्टीज़, सिम्बोलॉजी, देन मैं चेंज करूँगा इसको सिंगल सिंबल और लेबल के साथ लेबल, सिंगल लेबल। सो नेम ऑफ स्टेट की बजाय मैं कहूँगा नेम, कैपिटल नेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो लेयर्स हैं। एक पहली लेयर है जो कि सारे राज्य की सीमाओं को प्रदर्शित कर रही है, और दूसरी लेयर है जहाँ पे हमने हर राज्य की राजधानी को एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया है। और अब सपोज करिए हम इसके मैप को देखना चाहें तो हम इस तरह से कुछ बेसिक मैप कंपोजिंग और हम देख लेंगे इस तरह से हम कैसे वेक्टर डेटा को का हम प्रदर्शन और या हमको उसका दृश्य उसका मानचित्रण कर सकते हैं। जिसकी हम किस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हम अलग अलग तरह के मैप बना सकते हैं। तो नाउ सपोज करिए आप अलग अलग इससे आप कोरोप्लस मैप बनाना चाहते हैं कि सपोज करिए हमारे पास हर राज्य में एट्रीब्यूट में सपोज करिए उसकी मानिए उसकी टोटल जनसंख्या भी हमारे पास उपलब्ध है ना। सपोज करिए हम हर राज्य को एक कलर देना चाहते हैं कि बेस्ड ऑन उसमें किसकी जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब पे सपोज करिए हम इसे एक नक्शा, एक मानचित्र बनाना चाहते हैं कि जो प्रदर्शित करता है कि हर राज्य की जनसंख्या को एक कलर मैप के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं सपोज करिए। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास उस हर राज्य की जनसंख्या तो उपलब्ध नहीं है, हर राज्य का क्षेत्रफल उपलब्ध है ना। सपोज करिए मैं हर राज्य को एक कलर देना चाहता हूँ बेस्ड ऑन उसके क्षेत्रफल के आधार पर। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बंद करूँगा स्टेट बाउंड्रीज, प्रॉपर्टीज़,
और मैं करूँगा सिम्बोलॉजी। तो सिम्बोलॉजी में मैं करूँगा सिंगल सिंबल और कैटेगराइज्ड। ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं कैटेगराइज सिंगल सिम। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सिंगल सिंपल कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रेजुएटेड कर सकते हैं, रूल बेस्ड कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। सो ग्रेजुएटेड सपोज करिए मैं करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं वैल्यू सेलेक्ट करूँगा कि किस किस फील्ड के आधार पर मैं उसको कलर देना चाहता हूँ। सपोज करिए मैं एरिया के आधार पर करना चाहता हूँ, तो एरिया करूँगा मैं, और इस एरिया को मैं कितनी अलग अलग क्लासों में विभाजित करना चाहता हूँ। सपोज करिए कि मैं इन एरियाज को पाँच पाँच अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, 5 6 7 8 9 10। सपोज करिए मैं 10 करता हूँ, मैं अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हर राज्य का कलर, हर राज्य का कलर उसकी उसके क्षेत्रफल के आधार पे हमने कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे जिन 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 जहाँ जहाँ पे भी ये यहाँ पे नंबर दिखाता है। अगर हमारा हमारा कम गहरा रंग है तो इसका मतलब वहाँ का क्षेत्रफल कम है, और जैसे जैसे रंग गहरा हो रहा है उस उन क्षेत्रों का, उन उन राज्यों का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के कोरोप्लैथ मानचित्र भी बहुत आसानी से QGIS की मदद से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम कैसे वेक्टर डेटा को हैंडल कर सकते हैं। राइट, सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे हम कैसे रास्टर डेटा को, QGIS की मदद से कैसे हम रास्टर डेटा की को प्रदर्शित करेंगे हम QGIS में। तो अगर आपके पास ये हो गया तो आप इसको रिमूव लेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा हम कैसे डेटा को QGIS में ऐड करेंगे, और किस तरह से हमें उसे अलग अलग तरह के मानचित्र बनाएंगे। लाइक हमें उस क्षेत्र की कुछ लेबल करना है हर पॉलीगन को, उसके बाद दो लेयर्स को एक साथ देखना है, तो हमारे पास ये दो लेयर अवेलेबल हैं। तो इस तरह की इसकी में किस तरह की एनालिसिस करनी है वो एनालिसिस आप कर सकते हैं। कोरोप्लैथ मैप बना सकते हैं, वो अलग अलग तरह की एनालिसिस, ओवरले एनालिसिस कर सकते हैं आप। किसी तरह की भी GIS एनालिसिस QGIS में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कई सारे प्लगइन्स भी उपलब्ध हैं, आप जिनका उपयोग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि समय की कमी की वजह से हम अभी उन सबको प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब ये हमारा इसके साथ हम करते कि ये इस तरह से हम वेक्टर डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग QGIS। अब हम देखेंगे कि रास्टर डेटा कैसे यहाँ पे हम पहले हम एक रास्टर इमेज और मल्टी बैंड रास्टर इमेज को यहाँ पे लोड करेंगे। हम देखेंगे रास्टर इमेज के बारे में कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते हैं, उससे क्या इन्फॉर्मेशन डिराइव करते हैं, उसके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है। सो जैसे मैंने कहा किसी भी लेयर को लोड करने के दो तरीके हैं। एक तो या आप यहाँ से प्लस करिए, अब हमारा दूसरा डेटा जो उपलब्ध है हमारे पास वो रास्टर फॉर्मेट में उपलब्ध है। तो मैं यहाँ पे रास्टर करूँगा। सो जो मेरे पास ये रास्टर डेटा है, ये रास्टर डेटा एक इसरो के सैटेलाइट रिसोर्ससेट 2 में एक सेंसर है, LIS-3 सेंसर, जो कि NIR रेड और ग्रीन बैंड में पृथ्वी की इमेजेस लेता है। तो उसमें से ये एक इमेज है हरिद्वार एरिया की। तो हम देखेंगे कि वो इमेज हम कैसे QGIS में लोड करेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं रास्टर सेलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरी सैटेलाइट इमेज उपलब्ध है यहाँ पे हरिद्वार। सो हरिद्वार.टिफ करता हूँ मैं यहाँ पे ऐड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फॉल्स कलर कंपोजिट यहाँ पे हरिद्वार का एक उपलब्ध है। ठीक है, तो अब हम अगर यदि हम इस सैटेलाइट इमेज के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे। तो यहाँ से दिखेगा क्योंकि इसका साइज़ 330.78 MB का साइज़ है, तो ये इमेज इस दिन क्रिएट की गई थी ये, और ये इस सैटेलाइट इमेज के एक्सटेंट हैं, यानी कि ये इमेज इस एरिया को प्रदर्शित करती है। सो और इसमें 2000 पिक्सल X डायरेक्शन में, इसमें 2000 पिक्सल्स Y डायरेक्शन में, और हर पिक्सल की इंटेंसिटी हमने अनसाइंड 16 बिट में रिप्रेजेंट की हुई है, और ये फॉर्मेट GOT फॉर्मेट है। यदि और इसमें देखेंगे तो इस इमेज में हमारे पास 3 बैंड उपलब्ध हैं। ये 3 बैंड इमेज है, और ये प्रदर्शित कर रहा है इस तीनों बैंड्स की इंफॉर्मेशन। लाइक
बैंड वन में मीडियम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बैंड वन की मैक्सिमम रिफ्लेक्टेंस और रेडियंस वैल्यू क्या है, मीन क्या है, मिनिमम वैल्यू कितना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बैंड वन के लिए, इसी तरह अगले बैंड्स के लिए, और ये क्या एरिया है कि पॉइंट है, इसकी डायमेंशंस हैं, और ये इमेज किस कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम में है, ये EPSG 32644 और या जैसे प्रोजेक्टेड UTM 44 नॉर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इमेज स्टोर्ड है। बाकी अन्य जानकारी इस इमेज के बारे में उपलब्ध है। सो देखते हैं कि इस तरह से हम कोई मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज लोड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम एक सिंगल बैंड इमेज लोड करते हैं, और हम देखेंगे कि हम कैसे अलग अलग 3 सिंगल बैंड इमेजेस से कैसे हम एक फॉल्स कलर कंपोजिट या कलर इमेज बनाते हैं। सो QGIS की मदद से अब हम वो देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि सपोज हम कुछ रास्टर पे कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं। सपोज करिए हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज अवेलेबल है, और हम उससे कुछ NDVI NDWI या कोई और इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को हटाऊंगा, रिमूव लेयर। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं सबसे पहले एक सिंगल ग्रे स्केल इमेज लोड करूंगा यहाँ पे। सो मैं इमेजेस को यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, या डायरेक्टली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ यहाँ से इमेजेस। ताकि मेरे पास ये बैंड 2 इमेज या बैंड 3 बैंड 4 इमेज है, तो मैं इसको देखता हूँ, तो मैं जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो ड्रॉप करूँगा तो मेरे पास ये इमेज यहाँ पे सेम हरिद्वार एरिया की ये बैंड 1 और ये ग्रीन बैंड की इमेज है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखूँ, देखेंगे कि ये सिंगल बैंड ग्रे स्केल इमेज है। तो यहाँ प्रॉपर्टी से हम इमेज के बारे में और जानकारी देख सकते हैं कि ये एक सिंगल बैंड इमेज है, GOT फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये इमेज के एक्सटेंट है क्योंकि ये मीटर्स में, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारी सैटेलाइट इमेज स्टोर्ड है। तो इसकी विड्थ 2000 पिक्सल इसमें X डायरेक्शन में, 2000 पिक्सल Y डायरेक्शन में। तो यानी कि इमेज हमारी 2K/2K की है। हर पिक्सल की इंटेंसिटी 16 बिट इंटीजर में स्टोर की गई है। और हम देखेंगे कि मिनिमम इंटेंसिटी वैल्यू इस इमेज में 227 है, और मीन इंटेंसिटी वैल्यू है 100.00, और मिनिमम 35 और मैक्सिमम वॉज 227। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पिक्सल्स में हम कैलकुलेट करें तो आता है 24.57 स्केल ऑफसेट। एंड ये UTM 44 नॉर्थ में ये स्टोर्ड है, और इसका रिजोल्यूशन देख सकते हैं आप, पिक्सल साइज 5 मीटर। सो इस इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो 5 मीटर का है, X और Y डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में। ये 5 मीटर रिजोल्यूशन की इमेज है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस इमेज का हर पिक्सल 5 मीटर बाई 5 मीटर का एरिया, पृथ्वी की सतह पर 5 मीटर बाई 5 मीटर के एरिया को हम एक सिंगल पिक्सल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस सैटेलाइट इमेज में। और सपोज करिए ना, अब अगर आप इस इमेज को किसी कलर मैप में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सिंगल बैंड सूडो कलर इमेज। देन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं वो, और कलर मैप आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर रैम्प आपको चाहिए। तो आप इस इमेज को QGIS की मदद से एक कलर्ड इमेज में भी आप, और कलर मैप की मदद से भी आप इस सिंगल बैंड इमेज को देख सकते हैं। और अन्य प्रॉपर्टीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, ट्रांसपेरेंसी आप चेंज कर सकते हैं ना। सपोज करिए आप इस इमेज का हिस्टोग्राम देखना चाहते हैं कि हिस्टोग्राम प्रदर्शित करता है कि इस इमेज में सपोज करिए पिक्सल इंटेंसिटी 50 के कितने पिक्सल हैं, पिक्सल इंटेंसिटी 51 के कितने पिक्सल हैं, पिक्सल इंटेंसिटी 60 के कितने पिक्सल हैं। सपोज आप इसका हिस्टोग्राम देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंप्यूट हिस्टोग्राम कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस इमेज का हिस्टोग्राम दिखाता है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा पिक्सल है 100 इंटेंसिटी पिक्सल के, ऑलमोस्ट 2500-2600 पिक्सल के आसपास पिक्सल्स हैं। सो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पिक्सल का। हिस्टोग्राम एक क्वाइट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहा है। तो इस तरह से आप सिंगल बैंड इमेज के बारे में जानकारियाँ देख सकते हैं। सो हम दूसरा देखेंगे कि सपोज करिए आपके पास कई 3 बैंड हैं, और उनसे हम सपोज करिए एक मल्टी बैंड और रास्टर बनाना चाहते हैं QGIS की मदद से। तो सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा, रिमूव लेयर।
तो मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ इन तीनों लेयर्स को। मेरे पास 3 बैंड हैं, बैंड 2, 3 और 4, तो मैं इनको ऐड करूँगा। सो बैंड 2, बैंड 3 और बैंड 4। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिस्ट 3 सेंसर की, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 लिस्ट 4 एक्चुअली लिस्ट 4 की है, ये हरिद्वार एरिया इमेजेस हैं। सो ये मेरे पास यहाँ पे 4 बैंड की अलग अलग इमेजेस हैं। सो जनरली जब आप किसी सेटेलाइट प्रोवाइडर से डेटा डाउनलोड करेंगे तो आपको इमेजेस जनरली वो हर बैंड की अलग अलग इमेज देते हैं। तो सपोज करिए आप इससे कोई FCC बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ये चार बैंड अलग अलग यहाँ पे दिखा है। ये अगर मैं एक एक को लोड करूँ तो मैं ये बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बैंड 2 है, ये बैंड 3 है। बैंड 2 हरे बैंड को रिप्रेजेंट करता है, बैंड 3 लाल है, और बैंड 1 एक्चुअली ग्रीन है, बैंड 2 रेड है, और बैंड 3 NIR है। नाउ सपोज करिए मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक कलर्ड इमेज और फॉल्स कलर कंपोजिट बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं इन तीनों बैंड को सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा रास्टर, मिसलिनियस, मर्ज। ठीक है, तो मर्ज में अलग, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। सो सबसे पहला ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से बैंड्स को एक साथ मर्ज करना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा उन फाइल्स को, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 है। अब मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट बनाना चाहता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट में क्या होता है कि हम NIR को रेड कलर से दिखाते हैं, और ग्रीन को NIR को रेड कलर से दिखाते हैं, रेड को ग्रीन कलर से दिखाते हैं, और ग्रीन को ब्लू कलर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैंड 4 रखूँगा। जो इस यहाँ पे मैं जो भी बैंड जो भी सबसे पहले रखूँगा, वो चैनल, वो लेयर रेड कलर से रिप्रेजेंट होगी। जो सेकंड में रखूँगा वो ग्रीन से होगी, जो थर्ड में रखूँगा वो ब्लू से होगी। तो मैं चाहता हूँ कि बैंड 4 रेड कलर से दिखे, तो मैं इसको सबसे ऊपर रखूँगा। फिर मैं चाहता हूँ कि बैंड 3 या रेड ग्रीन से रिप्रेजेंट हो, तो मैं इसे सेकंड नंबर पर रखूँगा, फिर इसको 3 पे रखूँगा। फिर मैं इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा। तो मैं करता हूँ उसके बाद ओके, यहाँ से मैंने 3 इनपुट लेयर सेलेक्ट कर दी। सो यहाँ पे मेरे पास और अलग अलग ऑप्शन है। अगर मुझे मर्ज करना है तो मुझे यहाँ पे एक और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, प्लेस ईच इनपुट फाइल इनटू अ सेपरेट बैंड। मैं अगर ऐसा करता हूँ तो इससे मेरा एक कलर्ड इमेज बनती है। इसके साथ और अलग ऑप्शन हैं, लाइक आउटपुट डेटा टाइप। जैसे हमने देखा कि इनपुट में अनसाइंड 16 बिट में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आउटपुट भी चाहता हूँ कि हर पिक्सल की इंटेंसिटी अनसाइंड 16 बिट में रिप्रेजेंट हो। तो मैं यहाँ डेटा टाइप सेलेक्ट करूँगा अनसाइंड 16 बिट, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मर्ज्ड। हो गया मेरे पास आउटपुट। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ओपन आउटपुट फाइल आफ्टर रनिंग दिस, और इसमें कई सारे ऑप्शन और भी हैं, तो आप उन ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक था आउटपुट फाइल का नाम, अगर इसमें रन करता हूँ तो ये एक कलर कंपोजिट बना था। अगर मैं इसे देखूँ तो मर्ज्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मर्ज्ड नाम से एक फॉल्स कलर कंपोजिट हमने 3 बैंड्स को कंबाइन करके बना दिया। ठीक है, तो आप QGIS में मर्ज ऑप्शन को यूज़ करके 3 ऑप्शंस को मिला के एक कलर कंपोजिट बना सकते हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो आप देखेंगे ना, अब हिस्टोग्राम में यहाँ पे 3 अलग अलग कलर्स का हिस्टोग्राम इस तरह से दिख रहा है। सोर्स इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे, अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो अगर 3 बैंड की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसी तरह से इसमें एक टूल अवेलेबल है, कहते हैं रास्टर कैलकुलेटर। सो रास्टर कैलकुलेटर से सपोज करिए आप NDVI कैलकुलेट करना चाहते हैं इस इमेज में, तो NDVI का फॉर्मूला होता है NIR माइनस रेड डिवाइडेड बाय NIR प्लस रेड। तो आप यहाँ से आप रास्टर कैलकुलेटर में जाके आप यहाँ से वो बैंड सेलेक्ट करके अपना एक्सप्रेशन लगा के, सपोज करिए यहाँ पे मेरा NIR मेरा है बैंड 4, सपोज करिए मैं NIR माइनस रेड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ NIR माइनस रेड मेरा बैंड 3 है, NIR माइनस रेड डिवाइड बाय
NIR प्लस रेड, NIR प्लस NIR प्लस रेड। क्रिएट ऑन द फ्लाई रास्टर, देन मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी एक इमेज बन गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप सारे एरिया जहाँ पे वेजिटेशन है, अगर आप जानते हो तो ये एरिया जो यहाँ पे लाल रंग में दिख रहा है वो सारे वेजिटेशन हैं। तो हमने NDVI कैलकुलेट किया, तो आप देखेंगे NDVI -1 से +1 के बीच में एक वैल्यू होती है जहाँ पे कि +1 दिखाता है कि हमारा वेजिटेशन का एरिया दिखाता है। मैं एक बार जस्ट दोबारा कैलकुलेट करता हूँ ये। लो, मैं एक बार दोबारा रास्टर कैलकुलेटर करूँगा। सुबह से एक बार दोबारा कैलकुलेट, कुछ एरर आ गई तो इसकी वजह से ये दिखा नहीं रहा है। तो मैं रास्टर में गया, रास्टर कैलकुलेटर, तो मैं इन सारी लेयर्स को एक बार रिमूव करता हूँ। मैं एक बार सारी लेयर्स को रिमूव करता हूँ, फिर मैं ऐड करूँगा एक बार दोबारा। सो हम NDVI कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ 2 बैंड्स की ज़रूरत है, बैंड 4 और NIR बैंड 4 एंड बैंड 3। सो मैं इन दोनों को लोड करूँगा यहाँ पे। सो सबसे पहले अब मैं जाऊँगा रास्टर कैलकुलेटर। सो हमारा NDVI का फॉर्मूला हमारा NIR माइनस रेड, NIR मैं सेलेक्ट करता हूँ माइनस रेड। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय NIR प्लस रेड। सो क्रिएट ऑन द फ्लाई डिस्क, क्योंकि मैं इसको सेव नहीं करना चाहता हूँ डिस्क पे। तो ये आप देखेंगे कि एक NDVI इमेज यहाँ पे प्रदर्शित हो गई, जहाँ पे जैसे हम देख रहा था कि ये सारा जो एरिया बहुत सफ़ेद रंग से दिखाई दे रहा है या बहुत जो ब्राइट है वो कहते हैं हम NDVI है, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम QGIS की मदद से, रास्टर कैलकुलेटर की मदद से कैसे हम सिंपली कोई भी इंडेक्स या कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन 2 रास्टर्स या मोर देन या 2 से अधिक रास्टर्स पे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो इसके साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। तो आप सभी लोगों को का धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। जय